सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज बढ़िया तेजी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर मिड कैप इंडेक्स बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज बढ़िया तेजी थी। कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी। करीब 2300 शेयर ऐसे जो कि एडवांसेस में बढ़त के साथ आपको कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1700 शेयरों में बिकवाली थी। सेंसेक्स और निफ्टी मोर लेस फ्लैट बंद हुए। हालांकि तेजी थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ तक आते थोड़ा फिजल आउट होकर फ्लैट टोन पे बंद हुए। लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी थी वो बरकरार थी और वो लास्ट आवर तक भी एक्सटेंड हुई और इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी और अच्छी रणनीति, अच्छा जो ट्रैक्शन था वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखाई पड़ेगा। पहले तो पूरा अदानी समूह आज फिर लगातार तेजी में था, तो अदानी पोर्ट, पावर, ट्रांस, ग्रीन सब में ही खरीदारी का दौर था। मेटल में अच्छी खरीदारी थी, पीएसयू में अच्छी खरीदारी थी। आज प्रेशर था बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, आईटी में जहां पर दबाव देखने को मिला। फार्मा शेयरों में इनफैक्ट आज एफ&ओ के टॉप लूजर्स भी देखेंगे तो करीब 5 नाम आपको फार्मा के ही दिखाई पड़ेंगे। खरीदारी थी आज डाइवर्सिफाइड स्पेस में, जिसमें जैसे टाटा कम्युनिकेशन आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में था। इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स आज एफ&ओ के टॉप गेनर में था। और अदरवाइज जो एक अपमूव था वो सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बैंक्स में कुछ खरीदारी थी। कैश मार्केट के शेयरों में काफ़ी हद तक एक्शन था, लेकिन बैंक्स के सेलेक्टिव शेयर तेजी में थे। बाकी निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक तो आज जोरदार प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहे थे। आईटीसी आज तेजी में आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज कुछ हद तक खरीदारी थी। जियो में आज लगातार सेकंड डे वो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। और ऑब्वियस है कि वो अभी भी निफ्टी की एक्टिव फंड्स की सेलिंग वो चलेगी, कंटिन्यू रहेगी वहाँ पर। सो इस तरह के कुछ एक कामकाज होते हुए मार्केट्स में दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। तो कहीं न्यूज़ आता है, कोई ट्रिगर आता है, उसके ऊपर कामकाज ज़्यादा होता है। और मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर एक्शन है वो आपको दिखाई पड़ेगा। आरईसी, पीएफसी ऐसे स्टॉक जो कि इस एक महीने के दौरान ही 40% तक चलते हुए दिखाई पड़े हैं। और डाइवर्सिफाइड में लिंडे इंडिया ऐसी कंपनियां चली, अपार इंडस्ट्री ऐसी कंपनियां चली जो कि शानदार तेज़ी में ऑलरेडी कामकाज कर रही हैं। सो रियल्टी, ऑटो ये लगातार दूसरा दिन था जबकि आज खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और उसमें भी छोटे रियल्टी शेयर, छोटे ऑटो शेयर, एंसिलरी शेयर जो है वहाँ पर ज़्यादा खरीदारी थी। तो इस लिहाज से आप मार्केट्स को देखिए। बाकी पीएसयू, बाकी एफएमसीजी सेक्टर जो था वो आज थोड़ा सा फ्लेवर था उसके अंदर। तो एफएमसीजी में आप लिकर देख लीजिए या फिर एफएमसीजी में आईटीसी देख लीजिए, दोनों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी का यूनाइटेड स्पिरिट्स भी ऑलमोस्ट नए ऑल टाइम हाई पर और आईटीसी भी वापस आज निफ्टी को टॉप एंड तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर आए हैं। तो पहला सवाल तो मैं ले लेता हूँ यूट्यूब के ज़रिए, जो नहीं फेसबुक के ज़रिए जो मेरे पास आए हैं। ओके, शेयर होल्डर्स रिक्वेस्टेड फॉर हायर डिविडेंड पे आउट एंड फॉर कॉर्पोरेट एक्शन एज पर प्राइस इज बिलो आईपीओ कट ऑफ एट LIC AGM। सर ये ऑब्वियस है क्योंकि आप ऐसे समझो कि LIC के केस में LIC 3 तरह के शेयर होल्डर्स को अलॉट हुआ था। पहला जो रेगुलर शेयर होल्डर थे, दूसरा जो पॉलिसी होल्डर थे और तीसरा जो एम्प्लॉयज़ कोटा भी देख रहे थे। तो 3 डिस्काउंट जिनके साथ कुछ लोग साथ लागू हो रहे थे। तो पॉलिसी होल्डर्स प्लस शेयर होल्डर इंडिविजुअल डिस्काउंट प्लस कोटा वाले, तो उनकी कॉस्ट तो कम है, लेकिन जो रेगुलर शेयर होल्डर है उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो एक्चुअल में तो क्या पे आउट होने चाहिए थे बड़े, लेकिन क्योंकि LIC का जो पे इन है वो आता है कंपनियों के प्रॉफिट्स से या इन्वेस्टमेंट उसकी चर्निंग से, तो उसको अगर वो शेयर होल्डर डिविडेंड में बांटेगी तो पॉलिसी होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, अगर पॉलिसी होल्डर में बांटेगी तो डिविडेंड होल्डर नाराज़ हो रहे हैं। सो ये एक डायलेमा रहता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो इसलिए शायद नहीं आ रहा उनको डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड आना चाहिए। बट लेट्स सी कैसे काम होता है। आज वैसे इंश्योरेंस में स्टीम था और LIC भी चल ही रहा था, तो वो लग ही रहा था कि LIC में मूव आना चाहिए, मूव आना चाहिए कि बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसकी बात हुई भी थी 1-2 दिन पहले। तो आप हो सकता है मूव ये कंटिन्यू रहे, खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, तो आराम से बने रहो, ज़्यादा बेटर है इसमें तो एटलीस्ट। टाटा पावर एंड वेदांता, दीपक जी टाटा पावर तो बने रहो 1, क्योंकि बड़ा बिकवाली के बाद कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ। लेकिन और न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे हैं इनके ग्रीन एनर्जी को लेकर, नंबर भी इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे थे। 200 करोड़ का एक एडजस्टमेंट था, लेकिन उसको एडजस्ट भी कर दोगे तो भी ऑपरेटिंग फ्रंट पे नंबर अच्छे थे। अब आती बात वेदांता की, तो देखिए वेदांता एक केस में जो गोल्डन टाइम था वो थोड़ा बीत चुका है अभी के लिए, क्योंकि गोल्डन टाइम कब था, जब हाईएस्ट रियलाइजेशन इन आयरन ओर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर इनमें देख रहे थे। इधर हिंडाल्को के थ्रू, हिंदुस्तान जिंक के थ्रू, या बाल्को के थ्रू, या वेदांता स्टैंड लोन में। क्रूड इनके अंडर में आता है वो केन के थ्रू।
तो ये सब रियलाइजेशन अच्छे थे, तो कैश फ्लो बढ़िया आ रहे थे, कैश फ्लो बढ़िया आ रहे थे तो डिविडेंड पे ऑफ हिंदुस्तान जिंक अच्छा कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था तो वेदांता को मिल रहा था, वेदांता को मिल रहा था, वेदांता पीएलसी में जा रहा था। तो विद टाइम ये चेंज चल रही थी और अब हिंदुस्तान जिंक का कैश फ्लो खत्म हुआ है या कम पड़ गया है। तो अब हिंदुस्तान जिंक का कैश फ्लो टूटा तो वेदांता का कैश फ्लो टूटा, वेदांता का कैश फ्लो टूटा तो पीएलसी को भी कैश फ्लो टूटा। फिर उन्होंने स्टेक सेल शुरू किया, जो भी एक स्टेक सेल हुआ है ब्लॉक की वजह से, 6% स्टेक जो बिका है, 4% स्टेक जो बिका है। सो अभी के लिए तो ये हैंगओवर है इसमें। सो थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट आप अभी अवॉइड करो जब तक मेटल साइकिल दोबारा रिवाइव नहीं करती। आपको प्ले करना है तो आप बढ़िया प्ले कर सकते हो हिंदुस्तान जिंक के थ्रू, क्योंकि पहला पे आउट उसी में ज़्यादा बढ़िया डिविडेंड का आएगा जो हिंदुस्तान जिंक का वेदांता में जाएगा। तो इन केस अगर आप डिविडेंड स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक की बेटर डिविडेंड स्टोरी बनेगी वेदांता के कंपैरिजन में। मतलब दोनों भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, अगर लेकिन सिर्फ डिविडेंड स्टोरी प्ले करनी है तो। और दूसरा, आप बैड टाइम में नीचे एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो बेहतर ईल्ड के लिए, तो एक बार को अच्छा चॉइस बन सकता है कि आप हाँ चलो शेयर नीचे आ गया, डिविडेंड ईल्ड बेटर हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, तो बेटर ईल्ड की पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान जिंक में पहले बढ़ेगी, फिर वेदांता में बढ़ेगी। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखकर वहाँ पर अपनी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकते हो, लेकिन सेलेक्टिव होना, और ये थोड़ा समय ले लेगा कंपेरेटिवली दूसरे वाले विकल्प के। क्लीन साइंस में 56% प्रॉफिट है, स्विच करके जुबिलेंट फूड में जा सकते हैं। जुबिलेंट फूड 14% लॉस में है। पांडे जी कर सकते हो, बट एक ही चीज़ करना कि 50% प्रॉफिट है तो रफली आप ये मान लो कि आपकी हाफ पोजीशन फ्री हो गई है। तो अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो 50 शेयर आपके फ्री हो गए हैं। तो मोटा मोटा जो समझ में मुझे आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि 50 शेयर से निकल जाओ, 50 शेयर छोड़ दो, तो आपकी कॉस्ट के शेयर तो निकल गए और आपके फ्री के शेयर रह गए। तो जो कॉस्ट के शेयर से निकले हो उसका हाफ हिस्सा आप जुबिलेंट फूड में डाल सकते हो, ताकि बचे हुए हाफ के साथ आप कैश में रहो भी। और विद टाइम क्लीन साइंस अगर बढ़ता रहेगा तो वहाँ भी आपको दुख नहीं होगा, और विद टाइम अगर और नीचे जुबिलेंट फूड मिलेगा तो आपके पास और कैपिटल रहेगी फर्दर इन्वेस्ट करने को लेकर। तो विकल्प खराब नहीं है जुबिलेंट फूड, बट दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आप क्लीन साइंस और जुबिलेंट फूड में इस तरह की पॉसिबिलिटी तलाश कर लो तो आपको ज़्यादा दुख तकलीफ शायद ना हो। तो ये तरीका एक बार को आप ऑप्ट कर सकते हो। माइकल ब्लरी, इज इट जस्ट अ गिमिक? नो आइडिया सर, इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना, सॉरी पहले इसके लिए। व्यू ऑन वरुण बेवरेजेस एंड पूनावाला फिनकॉर्प। इंद्रनील दोनों के दोनों सुपर्ब चले हुए शेयर है, सुपर्ब, मतलब छोटा मोटा नहीं, एक ड्रीम रन दिखा चुके हैं। चाहे इधर दिस हो, वरुण बेवरेजेस हो, या फिर पूनावाला फिनकॉर्प हो। पूनावाला में टर्न अराउंड स्टोरी थी मैग्मा फिनकॉर्प के खरीदने के बाद, तो चली तो बहुत तेज़ है। एंड लाइकवाइज ये वरुण बेवरेजेस भी बहुत ज़ोरदार चला है। तो पहली चीज़ तो चाल बहुत तेज़ रही है, तो वो एक स्टांस पहले ही क्लियर कर देता है कि सुपर तेज़ चले हुए शेयर सुपर रेस्ट में जाते हैं। अब वो सुपर रेस्ट यहाँ है या 1 साल बाद है या 6 महीने बाद है मुझे नहीं पता, लेकिन रेस्ट आएगा ज़रूर, जो जुबलेंट में हो रहा है अभी। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। अगर आप एंटर कर गए हो तो होल्ड करो, अगर आप टाइम दे सकते हो तो, प्रॉफिट में नहीं हो तो। बाकी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो कॉस्ट निकाल लो, सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है। अब आगे की सिचुएशन में देखिए, दोनों कंपनियों प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा है, उसके केस में तो ग्रोथ स्टोरी अच्छी है और उनका प्रमोटर वैसे भी बहुत ही बढ़िया है। इसका वरुण बेवरेजेस का, उनकी स्टोरी में तो पहले ही क्लियर है ये चीज़। सो तेज़ी तो ज़्यादा बेटर की प्रॉस्पेक्ट मुझे अभी भी पूनावाला फिनकॉर्प के लग रहे हैं, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। उन्होंने केकी मिस्त्री को बोर्ड पे लिया हुआ है, जो कि अपने आप में एक आइकन है। सो वहाँ की सिचुएशन मुझे ज़्यादा स्टेबल एंड बेटर दिख रही है। तो आप एक बार को चाहो, और पीछे बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूनावाला ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, सीरम ग्रुप, एवरीबडी नोज कि दुनिया में किस तरह से दवाओं का आधा हिस्सा उनके पास से ही जाता है। सो बेटर प्रोस्पेक्ट तो वहीं पर ही है पूनावाला में। लेकिन ठीक है, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा। कॉशियस इसलिए कि बहुत ज़्यादा चले नहीं, बहुत ज़्यादा चले, तो वो फंसने की प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा रहेगी। तो उसको आधार मानकर आप कॉल लेना है। यहाँ पर कोई भी झटका आए, नीचे के बड़े डिप दिखे, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, थोड़ा कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप कैच लेना। अब जैसे कंसोलिडेशन में सीजी पावर दिया हुआ है, बहुत टाइम से वहीं पर ही है, फिर ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट इसको पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा। सो ये कंसोलिडेशन पूनावाला में एक बार को फिर भी मिलेगा, क्योंकि पहले वो टर्न अराउंड पे चला है, फिर यहाँ के नंबर्स पे चलेगा। सो उसको देख कर ही आप कॉल लेना। Okay, Sumit sir, Jio Financial Services on circuit daily. There is no buyer. How can index funds sell their holding in it? Will it be a core portfolio stock? अनिल जी देखिए, अगर आपके पास रिलायंस था तो आपको ये ऑलरेडी मिल गया है, तो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा वैसे ही बन गया है। 1 2, क्यों इंडेक्स के फंड नहीं बेच सकते? एक
फंड है, सिर्फ XYZ फंड है जो कि निफ्टी 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है, तो वो रिलायंस का इन्वेस्टर था। रिलायंस का इन्वेस्टर होने की वजह से उसे ऑटोमेटिकली रिलायंस जियो के शेयर मिल गए, लेकिन उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा हुआ है या मेमोरेंडम में साफ लिखा हुआ है कि वो निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करेगा, तो अब वो इस फंड में, इस स्टॉक में निवेश नहीं कर सकता। भले उसे फ्री में मिल गया है तो होल्ड भी नहीं कर सकता, उसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि 50 की कंपनियों में ही रहेगा। तो जितने इंडेक्स बेस्ड फंड हैं उन्हें अपनी होल्डिंग हर हाल में बेचनी ही पड़ेगी, तो वो इंडेक्स बेस्ड फंड अपनी होल्डिंग को बेच ही रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि पहले 3 दिन अगर लोअर सर्किट लगा तो वो और एक्सटेंड करके उसे निफ्टी में रखेंगे अगले 3 दिनों के लिए। तो पहले 3 दिन के सर्किट में कल का वो दिन और रहेगा, कल भी लोअर सर्किट लग गया तो और 3 दिन एक्सटेंड हो गया, 28 तारीख तक का टाइम हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी वालों को बेचने की विंडो नहीं मिली पूरी, तो विंडो एक्सटेंड होकर 28 हो जाएगी। उसी 28 तक AGM भी है रिलायंस जियो की, तो और उसमें कोई प्रोमिनेंट ऐलान आ गया तो वो बात अलग काम करेगी इसके लिए। सो एक भाव जहाँ ये स्टेबल होना चाहिए वो कहीं 190, 200, 210 या मैक्सिमम 180, 190, 200 इस रेंज में कहीं होना चाहिए, क्योंकि 160 प्रमोटर कॉस्ट है। सो उसके आसपास कहीं भी आपको मिल जाए तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो। 1, 2, अब कोर पोर्टफोलियो स्टॉक कोई भी, चाहे वो रिलायंस हो या फिर रिलायंस जियो, इन्फोकॉम हो या जो भी हो, XYZ हो, वो तभी बनता है जब उसके नंबर स्टेबल हो और नंबर ग्रोइंग हो ईच ईयर बाय ईयर, बारिंग फ्यू, ईयर बाय ईयर वो स्टेबिलिटी से अपने नंबर बढ़ा रहा है, तो वो पोर्टफोलियो स्टॉक बनने लायक है। भले वो कोई भी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो यस बैंक भी हो सकता है, अगर उसके नंबर ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं और उसकी इक्विटी उसे सर्व कर पा रही है। इक्विटी सर्व मतलब होता है कि 100 रुपया कमा रही है और 100 ही शेयर होल्डर है तो 1 रुपया EPS बैठेगी ना, लेकिन अगर 100 रुपये का शेयर हो और 10 रुपये की EPS हो तो 10 रुपये का 10 करोड़ शेयर होल्डर हो या 10 शेयर होल्डर हो तो वो अपने आप ही 10 हो जाएगा EPS। तो EPS सर्व कर पा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर इतने सारे नहीं है कि उसके पूरे प्रॉफिट को खाए जा रहे हैं, तो वो आराम से चलने लायक है। सो इस तरह अगर प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है तो वो जियो हो, जियो फाइनेंशियल हो, जो भी कंपनी हो, आप उसमें बने रहो। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप वेट एंड वॉच कर लो जब मिलने लग जाए तब। सो ये एक सिचुएशन है। देखिए खबर आ भी गई BSE की तरफ से कि लो सत्रों में जो लोअर सर्किट लगा है उसकी वजह से जियो फाइनेंशियल अब T2T में 29 तारीख तक रहेगा। ये अभी खबर हमारे टिकर पर चल रही है, तो आप वहाँ देख भी सकते हो। इसकी तारीख जो है थोड़ी और एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, ITDC, इज इट गुड स्टॉक टू बाय नाउ? मतलब क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। अब बाय नाउ का मतलब क्या है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ? वो लैंड सेल के अलावा कोई चीज़ तो उसमें सुनी नहीं मैंने। एक ताज से होटल बिकने की बातचीत है, बस वही एक ट्रिगर बन के हमेशा काम करता है। और PSU स्टॉक है, होल्डिंग देखिए PSU की कहाँ तक है, 92 शायद होल्डिंग है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 82 या 92। तो इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग है, वो कभी ना कभी ऑफलोड होने आई जाएगी 75% लाने के लिए। तो ऐसा रिस्क क्यों ही उठाना? आपको इंडियन टूरिज्म स्टोरी को खेलना है तो लेमन ट्री और इंडियन होटल है तो उनको खेलिए, ज़्यादा बेटर नहीं है? वो स्टेबल है, प्राइवेट है, एटलीस्ट वहाँ पर एक्सपेंशन तो होगा। यहाँ तो स्टोरी कितने सालों से स्टैगनेंट है, कंटेनर कॉप की तरह। आप देख लो, बाकी आप ही कॉल है। चलिए अब कुछ सवाल ले लेता हूँ जो आए हुए हैं। और इतने सारे सवाल हैं। हाँ, यूट्यूब मदरसन वायर और कैम्प्स पर आपका क्या व्यू है? IM वायर में बाइंग कर सकते हैं? बालू जी देखिए, दोनों में इनफैक्ट मदरसन तो इस ड्रीम रन में ही है ऑलरेडी। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ स्टॉक के साथ मैंने ऑब्जर्व की है कि ये इकलौती मदरसन कंपनी है जहाँ पे हर स्प्लिट बोनस, हर एडजस्टमेंट के बाद ये स्टॉक अपनी उस इक्विटी को सर्व कर जाता है। इसलिए इतने सालों तक इक्विटी ही बढ़ती जा रही है और निवेशकों को पैसा ही बन रहा है। सो आपके पास है, आप बने रहो। और नए लेना चाहते हो तो फॉल्स में लेना। 1, 2 एंसिलरी कंपनी जाइंट है और बहुत अच्छी कंपनी, वेल मैनेज बाय मिस्टर सहगल है। कैम्प के केस में इक्विटी छोटी है और ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी है, समय ले सकता है चलने में, लेकिन वो भी कंपनी गुड टू गो है, गुड टू होल्ड है, लेकिन टाइम लेगा, उसको आप ध्यान रखना। दोनों ही कंपनी वैसे टाइम लेंगी, इसमें मदरसन भी बहुत टाइम ले सकती है कभी कभी। तो गाइडेंस फ्रॉम योर काइंड एंड लॉन्ग टर्म SIP में स्टॉक्स शी डोंट हैव पेशेंस। आपकी वाइफ और उसमें पेशेंस नहीं है? अच्छा, तो गौरव सर, पहली चीज़, अगर शॉर्ट टर्म SIP के लिए आप जाना चाहते हो सर, शॉर्ट टर्म SIP नहीं होता। आप जर्नी हमेशा लॉन्ग के लिए ही शुरू करो। शॉर्ट में पैसा बनने लग जाए तो थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, ये कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आपने अपने पास एक लॉन्ग टर्म का अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, से फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस ले रहे हो, एशियन पेंट ले रहे हो, पीडीलाइट ले रहे हो, या TCS ले रहे हो, इन्फोसिस ले रहे हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स ले रहे हो, ये सब वो लीडर हैं इनके नाम मैं आमतौर पर लेता हूँ। अगर आप ये सब ले रहे हो और आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन रहा है इनसे,
तो आप ये कर सकते हो कि इनके सेकंड बेस्ट जो कंपनियां हैं उनको आप अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो में दिला दो, ताकि उनका एक मीडियम टर्म पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाए साइमल्टेनियसली। तो अब वहाँ पर आती है पीडीलाइट, वहाँ आती है रेडिको खैतान, वहाँ आता है यूनाइटेड ब्रेवरीज, वहाँ आता है इंडिगो, वहाँ आते हैं इंडिगो पेंट नहीं, इंडिगो बर्जर पेंट्स, कंसाइन एरोलैक, वहाँ आता है रिलैक्सो, इवन रिलैक्सो नहीं भी आप लेना चाहो चलो बाटा ही ले लो। अगर डीवीस आप ले चुके हो अपने पोर्टफोलियो में, अपोलो हॉस्पिटल ले चुके हो अपने पोर्टफोलियो, उनके में ले लो आप, एचसीजी ले सकते हो, मेदांता ले सकते हो। तो इस तरह की जो क्वालिटी कंपनीज़ हैं जिनके बिजनेस बोल ही रहे हैं कि क्वालिटी, इवन डी मार्ट, तो इस तरह की कंपनियों को आप अपने वाइफ के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपकी जितनी लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं होगी, लेकिन कम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप उन्हें होल्ड कर सकते हो। कुछ फैंसी बिजनेस भी बीच बीच में उठेंगे, जैसे वो लिंडे इंडिया चल गया, जैसे अपार इंडस्ट्रीज चल गया। इनके बारे में सही सही समय पर जब लगेगा वैल्यू अच्छी है, जैसे अदानी ट्रांस बोलता था मैं कुछ दिन पहले से कि ले लीजिए, मुझे लग रहा है चलेगा, अदानी ट्रांस चलेगा, चल गया अदानी ट्रांस। और कितना चलना है आपको, लीजिए 800 रुपये का अदानी ट्रांस, 950 रुपये हो गया, तो 150 रुपये चल गया। अभी भी लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अदानी ट्रांस ले सकते हो, अदानी पावर ले सकते हो, इनके बीटा नंबर्स बोल रहे थे चलना, इनको आप देख सकते हो। जुबिलेंट इंग्रेविया देख सकते हो। सो ऐसी कंपनियों को देख देख के आप थोड़ा थोड़ा बीच में मोमेंटम मिलता रहेगा, इनको लेते रहो कुछ कुछ टाइम के लिए, प्रॉफिट बने, ऊपर बेच दो, कॉस्ट निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो, ऐसे करके चलाते रहो। विद टाइम में बट में पोर्टफोलियो बन जाएगा दोनों तरह का। ओके, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू उत्तम जी। भारत फोर्ज, ग्लैंड एंड पिरामल, सर दोनों में सबसे बेटर तो ग्लैंड फार्मा है सो फार, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ऑलरेडी करेक्टेड है। 880 का एक स्टॉप लेके आप बने रहो उसके अंदर। भारत फोर्ज इज अगेन ऑन न्यू ऑल टाइम हाई, होल्ड कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो इंस्लरी कंपनी और यूके में पिकअप है, और अगर मदरसन चल रहा है तो भारत फोर्ज चलेगा, वो दोनों फॉलो अप करते हैं एक दूसरे को। एंड अगेन एंसलरी है, डिफेंस की बड़ी प्लेयर है, तो दे आर गुड टू गो, ये भी होल्ड करने लायक कंपनी है। थर्ड इज दिस पिरामल, इसको लेकर मैं भी डाउटफुल हूँ कि इन्होंने कुछ कारोबार बेचे हैं, डीमर्ज हुए हैं, और डीमर्ज के बाद नए नंबर आए थे, वो समझ में आए नहीं थे नंबर्स कैसे हैं इनके, क्योंकि वो वाई में कंपेरेबल ही नहीं थे। तो इसको लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो एनबीएफसी लेने के लिए, तो जियो फाइनेंशियल रेप्लिका ही हो गया दोनों एक तरह का, तो उसको आप नीचे कहीं मिल जाए तो आप नीचे, यहाँ नहीं, अभी सर्किट लग रहा है, लगने दीजिए नीचे, तब आप देखिएगा। लेकिन बाकी दो के लिए तो सिस्टम मेरा क्लियर लग रहा है मुझे। प्राज इंडस्ट्री अच्छी स्टॉक है, होल्ड करने लायक है। आमतौर पे तो 430 के आसपास तक जाके थक जाता था, 400 रुपये, 380 400 रुपये की रेंज में। अब की बारी होल्ड है, तो देखिए वो शुगर स्टोरी पे ही अगर चला तो फिर रुक जाएगा, लेकिन अगर इंजीनियरिंग स्टोरी पे चल गया तो चल जाना चाहिए। तो ठीक कंपनी है। बाकी एक और कंपनी है सरस्वती शुगर, उसका नाम है बोलो IS जैक, उसको आप देख सकते हो, छोटी इक्विटी का स्टॉक है, प्राज का ही पीयर है वो भी एक अच्छी कंपनी है। शुगर के अलावा भी इंजीनियरिंग के बिजनेस में अगर आप इस सेक्टर में कुछ देख रहे हो तो। लेकिन शुगर ऑलवेज मीन्स EID पैरी या ट्यूब इन्वेस्टमेंट, नॉट इन शुगर बट अदरवाइज इनको आप तो मस्ट होल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बुक वैल्यू किस सेक्टर में देखना चाहिए सर? बैंक्स में। आदित्य जी, जहाँ जहाँ पर असेट वैल्यू ज़्यादा हो ना, वहाँ पे बुक वैल्यू ज़्यादा काम आती है। जितने PSUs हैं, बैंक्स हैं, इनके केस में सही पैरामीटर होता है बुक वैल्यू। प्राइवेट में इतना काम नहीं करते, उनके पास एसेट लाइट मॉडल होता है ना बहुतों का, इसलिए भी। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल बुधवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है सारे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ का यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप हमेशा सवाल पूछ सकते हैं 3:30 बजे के बाद। नमस्कार।